नमस्कार। कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनाली साहब। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के कृषि में उपयोग की और साथ ही आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सबसे पहले जानते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में किस किस रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों कृषि में सौर ऊर्जा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसकी अच्छी उत्पादन क्षमता और कम लागत की वजह से किसानों का रुझान सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा का कृषि में इस्तेमाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाएं, किसानों को, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे बहुत किसान बहुत सुदूर इलाकों में भी रहते हैं। सौर ऊर्जा का सही मायने में इस्तेमाल क्या है, इसे समझे कैसे हमारे किसान। जैसा कि आप जानते हैं, सौर ऊर्जा जो कि हमें सूरज से प्राप्त होती है। सूरज में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लगातार न्यूक्लियर फिशन होता रहता है और इस कार्य में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी पर सौर ऊर्जा हमको मिलती है। पृथ्वी पर एक दिन में हमको इतनी सौर ऊर्जा मिल जाती है जितनी कि हमारे पूरे एक साल की खपत होती है, उससे भी ज़्यादा सौर ऊर्जा हमको मिल जाती है। सौर ऊर्जा भारत देश में बहुत ज़्यादा मिलती है। हमको एक साल में कम से कम 250 से 300 दिन तक सौर ऊर्जा हमको मिल जाती है। 5 से 6 यूनिट पर स्क्वायर मीटर एक दिन में सौर ऊर्जा हमको मिल जाती है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बहुत उपयोग हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, अभी आपने बताया कि कृषि में सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो सकता है और इससे हमारे किसानों की लागत भी घटेगी। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में हमारे किसान इसका किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के मुख्यतः दो इस्तेमाल होते हैं। एक तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना और दूसरा सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करना। सौर ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन के लिए हम एक सोलर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फसलों को, अनाज को, फलों को, सब्जियों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोलर वाटर हीटिंग, इसमें सर्दियों में ठंडे पानी को गर्म कर सकते हैं और अपने दैनिक इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में, जैसे आपको पता है, जल काफ़ी प्रदूषित है, तो जल के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, आरओ वाटर सिस्टम को सौर ऊर्जा की मदद से चला सकते हैं और किसान भाई शुद्ध पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलकर इससे डीसी में बदल सकते हैं और इसकी मदद से सोलर वाटर पंपिंग, यानी कुओं से पानी निकालने के लिए हम इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, दूर दराज के गांव में बिजली नहीं है और जहां बिजली है वहाँ भी थोड़ी बहुत देर के लिए आती है और किसान को सिंचाई के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम किसान भाई लगा लें तो इसकी मदद से किसान भाई अपने खेत में जब मन चाहे सिंचाई कर सकता है और अपना काफ़ी खर्चा भी बचा सकता है। सौर पैनल पर भारत सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में सब्सिडी भी दी जा सकती है। यह 50% से लेकर 75% तक वेरी करती है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जैसा कि आपने बताया कि इस पर हमारे जो किसान हैं उन्हें कई तरह की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी अनुदान भी है, और राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर भी। तो ये बताइए कि इसका वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। अगर किसी को कोई सिस्टम लगवाना है, मान लीजिए सोलर पंप, तो वो कहाँ संपर्क करे, किस तरीके से इन अनुदानों का लाभ उठाए। इसका लाभ लेने के लिए हर राज्य और हर स्टेट में विकास विभाग जैसे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के कार्यालय मौजूद हैं। इन कार्यालयों में जाकर अपना प्रस्ताव देना पड़ता है और उसके हिसाब से वो उस प्रपोजल का अध्ययन करते हैं और उसके हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला लेते हैं। इसके हिसाब से 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी किसान भाई को सोलर पैनल पर मिल जाती है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा ने अभी बताया है कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। अब उनसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट है कृषि में जो इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, मुख्य तौर पर कहाँ कहाँ किसान सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि में। जैसे आपको पता है, खेत में फसल लगी होती है। इस फसल को जब बिल्कुल सूख जाती है, जब अगर काटते हैं तो इसको काटने में काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी फसल का नुकसान होता है और उस समय कई बार हमको लेबर या मजदूर वगैरह भी नहीं मिलते हैं।
तो अगर इस फसल को कम नमी पर काट लिया जाए, कम नमी पर फसल काटने से फसल का नुकसान भी कम होता है और उस समय हमको लेबर भी आराम से मिल जाता है और फसल को आराम से काट सकते हैं। फिर इस फसल को, काटी हुई फसल को सोलर ड्रायर में सुखाकर उपयुक्त नमी पर इसको सुखा लेते हैं और इसको बोरों में स्टोर कर लेते हैं। इससे हमारी फसल का बिल्कुल नुकसान नहीं होता है और काफ़ी लागत कम हो जाती है। इसके अलावा गांव में कोल्ड स्टोरेज के लिए हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव में जैसे किसान के पास बहुत सारी सब्ज़ी पैदा हो जाती है और उसको अपने इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं रहती और बाज़ार में भी बेचता है तो काफ़ी कम दाम मिलते हैं। इसको अगर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद किसान अगर बेचे तो उसको मार्केट में अच्छा दाम मिल जाता है। इसके लिए सोलर पावर प्लांट कोल्ड स्टोरेज किसान भाई खेतों में लगा सकता है। इसके लिए 1600 वाट सोलर पैनल की सहायता से 0.8 टन यानी 800 वाट का एसी चला सकता है और एक छोटे 4 क्यूबिक मीटर सोलर कोल्ड स्टोरेज को लगा सकता है। इसमें किसान भाई टमाटर, आलू, अन्य फल, हरी सब्जियां का भंडारण कर सकता है और इनको 20 दिन 25 दिन के भंडारण के बाद जब मार्केट में इसकी अच्छी कीमत हो जाती है, जब इसको मार्केट में बेच सकता है और अच्छी आमदनी कमा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार हमने अभी टमाटर का कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया। पहले दिन टमाटर की कीमत 24 रुपये किलो थी। 20 दिन बाद इस टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो हो गई। 20 दिन के भंडारण के बाद एक किसान भाई को 1 किलो में 76 रुपये का सीधा फ़ायदा हो गया। तो 1 टन के भंडारण से उसको 76,000 रुपये का आराम से फ़ायदा हो जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा किसान के लिए बहुत वरदान देने वाली है और बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जैसा कि आपने बताया कि सौर ऊर्जा हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि किसान का समय निश्चित नहीं होता है कि किस समय वो अपने खेत की जुताई करेगा, कब सिंचाई करेगा, या फिर जैसा कि आपने बताया कि सब्जियों को सुखाने के लिए भी सोलर ड्रायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या कुछ ऐसे भी हमारे पास यंत्र हैं या फिर तकनीक है जिससे सोलर एनर्जी को किसान स्टोर भी कर सके और जब ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल करे? सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी में ये है सोलर एनर्जी जो दिन में हमको उपलब्ध होती है, वो बैटरी में उसका भंडारण हो जाता है और उसको रात में जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं है या जब बादल छाए हुए हैं उस समय उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कोल्ड स्टोरेज भंडारण में हम इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सहायता से सोलर एनर्जी जो हमको सोलर पैनल से डीसी के रूप में मिलती है, उसको हम सोलर इन्वर्टर की सहायता से एसी में परिवर्तित कर देते हैं और इसको बैटरी में स्टोरेज कर लेते हैं। और बैटरी में स्टोरेज करने से एसी को जो स्टार्टिंग में करंट चाहिए होता है वो आराम से मिल जाता है और एसी आसानी से चलता रहता है। और इसके अलावा जब शाम को धूप उपलब्ध नहीं होती है, जब भी रात में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, तो आपने बताया कि जब इस्तेमाल की ज़रूरत हो उस वक्त इसे स्टोर किया जा सकता है और उस ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सौर ऊर्जा का कृषि में। अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कई बार ये कहा जाता है कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, यानी सोलर पैनल जो है उनमें धूल जमा हो जाती है, कई बार खार भी जमा हो जाता है, उससे ही कुछ समय बाद काम करने बंद कर देते हैं। इसको भी लेकर किसान चिंतित रहता है कि वो आखिर मेंटेनेंस के लिए, उसके रखरखाव के लिए भी पैसा कहाँ से लाए, कैसे उसकी रखरखाव करें। तो इसका कोई साइंटिफिक तरीका या सही तरीका क्या है, इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। जहाँ तक सोलर पैनल की मेंटेनेंस का सवाल है तो कोई ख़ास इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। बेसिकली हमको जो सोलर पैनल पर धूल इकट्ठी हो जाती है उसी को हमको कपड़े की सहायता से या वाइपर से साफ़ करना होता है। तो किसान भाई सबसे पहले सुबह उठते ही 6 बजे उस धूल को साफ़ कर दें तो दिन भर उसकी पैनल काम करती रहेगी और अगले दिन फिर सुबह उठकर फिर उस पैनल को साफ़ कर सकता है। जहाँ तक पैनल के आयु का सवाल है, इसकी लाइफ कम से कम 20 साल 30 साल से कहीं नहीं जाती। 20 साल 30 साल तक आराम से पैनल अपना कार्य करती रहती है। बस थोड़ा सा जो करंट पैनल देती है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, बाकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और 20-30 साल तक आराम से कार्य करती रहती है ये। और इसके मेंटेनेंस के लिए बस ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर कोई जैसे जानवर बंदर वगैरह हैं या बच्चे वगैरह पत्थर वगैरह ना फेंक दें, क्योंकि इसकी
गिलास की सीट होती है, तो गिलास को हमको टूटने से बचाना है। तो थोड़ा इसको ज़मीन से 3 फुट या 4 फुट ऊपर लगाना है, जिससे कि बच्चे लोग या बंदर वगैरह इसको तोड़ फोड़ ना सकें। डॉक्टर शर्मा, बहुत सारी बातें आपने बताई और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान इन बातों को ध्यान से सुन भी रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जो किसान ज़मीन के अभाव में है, यानी जिनके पास जोत कम है, 1-2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो क्या वो भी सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में? क्या इसे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बिजली सप्लाई करने का काम क्या किसान कर सकते हैं? किसान भाई अपने खाली जगह में जहाँ उसके पास उपलब्ध है, उसमें 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की सोलर पैनल स्थापित कर सकता है। इन सोलर पैनल की सहायता से वो अपनी घर की बिजली की ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। इसके अलावा जो बिजली उसके पास फालतू बचती है, उसको ग्रिड में भी दे सकता है। ग्रिड में देने से उसको उस बिजली के बदले कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और किसान का अपना काम भी चल जाएगा। इस प्रकार आम के आम और गुठलियों के दाम, किसान भाई सौर ऊर्जा की मदद से काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जैसा कि आपने बताया, सौर ऊर्जा यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी किसानों को इससे लाभ ही लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि हमारे किसानों ने भी इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और ये कितना लाभकारी है। कार्यक्रम में फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन के बारे में। बने रहें हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खेत खलिहान। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं गोरखपुर के एक प्रगतिशील किसान से, जो आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन करने के कई फायदे हैं, जैसे कि कम जगह में अधिक मुर्गियों को रख सकते हैं, साथ ही बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम रहता है। आइए देखते हैं परिवेश में आज के युग में तरह तरह की जरूरतें मनुष्यों के लिए आवश्यक होती जा रही हैं, और इसी क्रम में आज लेयर पालन के माध्यम से अंडों के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पे जगह जगह पे कार्य किए जा रहे हैं। इसी की एक कड़ी है गोरखपुर के रजई कैंप के पीछे एक छोटे से गांव में एक किसान ने अपनी कोशिश करके लगभग 30,000 मुर्गियों का पालन करते हुए प्रतिदिन 30,000 अंडों की प्रतिपूर्ति करने का एक बीड़ा उठा लिया है। ये मुर्गियां छोटे छोटे खांचों में रखी जाती हैं। एक खांचा 5 मुर्गियों के लिए होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस खांचे के भीतर हजारों की संख्या में मुर्गियां बहुत चैन और आराम के साथ इकट्ठा है। इन मुर्गियों को उनके खान-पान, उनकी देखरेख और उनके स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई के अच्छे इंतजाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार यहाँ रजही कैंप के पीछे गोरखपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मुर्गियों की पालन के साथ साथ अंडे के उत्पादन की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि उन्हें भी इस कार्य के प्रति आगे आना होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इन मुर्गियों की देखभाल के लिए समय समय पर उनको हिलाने डुलाने का भी काम किया जाता है, और समय समय पर इन मुर्गियों को बाहर निकालकर जो इसकी देखरेख करने वाले लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल भी करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, मुर्गियों की कलगियां बड़ी होने लगती हैं, और जैसे ही ये कलगियां बड़ी होती हैं तो ऐसा होने लगता है कि अब ये अंडा देने के योग्य है। इसी संबंध में किसान हमें बता रहे हैं।
मेरा नाम राकेश प्रताप मल है। मैं ग्राम और पोस्ट अय्यापार खुर्द विकासखंड पिपराइच गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं लेयर फार्म। लेयर फार्म पिछले कई सालों से इधर हो रहा था। हमने इसकी शुरुआत अभी 1-1.5 साल पहले की है। ये फीडर है, इसमें दाना रहता है। मुर्गियों को पानी पीने के लिए निपल लाइन है। मुर्गी यहाँ पे एक बार करते हैं, चोंच मारती है तो यहाँ से पानी आता है। और ये अंडा जो आप देख रहे हैं वो अंडा देती है तो स्लिप करके यहाँ अंडा आ जाता है। ये फीडिंग ट्राली है, इसमें रहता है। इस समय हमारे पास लगभग 30,000 मुर्गियाँ हैं और 27,300 अंडे के आसपास हमारा पर डे का प्रोडक्शन है। अंडे की साइज़ वगैरह एकदम इस समय क्वालिटी का है। अंडा इसी साइज़ का ही होना भी चाहिए। ये मुर्गियाँ लगभग 52-53 हफ्ते की हैं और इनका प्रोडक्शन भी इस समय लगभग 87% के आसपास है। शुरुआत में जैसे इसको आप करने के लिए शुरू में कितनी पूंजी से आप इसकी शुरुआत किए थे? शुरुआत में चूँकि ऐसा इस समय माना जाता है कि एक मुर्गी 600 रुपया पहला अंडा देने तक आ जाता है, इसलिए हम लोग लगभग 10,000 करने के लिए 60 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। इसी बीच कमर्शियल लेयर प्रोजेक्ट नामक योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उसमें 10% इंटरेस्ट सब्सिडी थी, जिसकी मदद से हम आज ये कर रहे हैं। बैंक से हमें 11.5% पे लोन मिल गया है, जिसमें 10% के आसपास हमें बैंक दे रहा है। सरकार से मिल जाती है इंटरेस्ट सब्सिडी, 1.5% ही हमें ब्याज देना पड़ रहा है। टोटल परियोजना इस समय 1,80,00,000 की है, जो हमारी इस समय चल रही है और सारे हमारे पूरे हो चुके हैं। अंडे हमारे प्रोडक्शन पे हैं। जैसे जो अंडे यहाँ निकल रहे हैं, अंडे का आप वितरण कैसे करते हैं? कहाँ अंडे भिजवाते हैं? अंडे के मार्केटिंग के जो बाल है, यहाँ पे हमने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है कि गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ के व्यापारी आते हैं और नगद दाम पे ही अंडे खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, चले जाते हैं। कभी कैश करते हैं, कभी चेक के माध्यम से करते हैं। एडवांस भी कभी कभार कर देते हैं। तो अंडा इसकी बिक्री की कहीं कोई समस्या नहीं है अंडे की। जैसे एक आपको इसके में कितने लाभ कितना हुआ आपको इतने दिनों में? अभी तो हमारा शुरुआत है तो लाभ तो अभी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 साल हुआ ही मुझको किए हुए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 80 पैसा पर अंडे पर डे की बचत आती है। मतलब सभी खर्चे सभी काटने के खर्चे बाद काट के इंक्लूडिंग अगर इतना आता है तो ये वायबल है। और चूँकि साल भर का है तो कभी दाम कम रहता है, कभी दाम ज़्यादा रहता है। तो 80 पैसे से 1 रुपये तक मिल भी जाता है। ये मुर्गियाँ जो बीट करती हैं, इस बीट को हम लोग इकट्ठा करते हैं। बाहर एक गड्ढा है जहाँ पे स्टोर करते हैं, इसकी कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्टिंग के उपरांत ये खाद 2,000 रुपये ट्राली यहीं से हमारे किसान भाई उठा ले जाते हैं। ये खाद बहुत ही उपजाऊ खेत के लिए है और उन लोगों को लाभ मिला है। राकेश कुमार मल ने इस क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अच्छी ख्याति अर्जित कर ली है और जिस तरह से इस छोटे से एक लेयर का जो काम शुरू किया है, अब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उन्होंने आधुनिक तकनीकियों का बहुत आराम से परोपकार के माध्यम से अपनाते हुए अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इस छोटे से स्थान पे हालांकि वो बताते हैं कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन सरकार और शासन की तरफ से कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उन्हें काफ़ी सहायता भी प्राप्त हुई है। ये मुर्गी जिस तरह से अंडे देती है और वो एक प्लेट के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। अंडों को बाहर निकालकर बाजार में लाने का अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुर्गियों के दाने, पानी और जिस स्थान पे वो रखी जाती हैं वहाँ का तापक्रम लगातार संतुलित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। मुर्गियों पे आने वाले खर्च निश्चित ही ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब यही मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं तो काफ़ी फायदे का काम यह प्रतीत होता है।
ऐसे में इस बात की भी आवश्यकता है कि हर मुर्गी की देखभाल, उसके स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ही सतर्कता से की जाए। इसलिए समय समय पर चिकित्सकों द्वारा जांच पड़ताल भी की जाती है। मुर्गियों की जांच पड़ताल करने वाले चिकित्सक डॉक्टर नरेश चंद्रा विशेष तौर से अपनी पैनी दृष्टि रखते हुए उनका इलाज करते हैं और वो कहते हैं को इसका मेन है कि टेम्परेचर बहुत मेंटेन होना चाहिए। ब्रूडिंग जिसे बोलते हैं, तो उसमें हफ्ते बाई हफ्ते कहते हैं, बच्चों को कहते हैं रख के बहुत 4-5 हफ्ते तक बड़े केयर की ज़रूरत है। उसमें मेन आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कभी कभी ठंड में हम जब ब्रूडिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये तो अंडे देने वाली मुर्गी हैं, ये 20 हफ्ते तक तो ऐसे ही पलेंगी, लेकिन इनका कम से कम 5 हफ्ते तक तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं उस समय संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और इन्हें आप ब्रूडिंग ऐसे तो कर नहीं सकते। उसे ज़मीन पर रखेंगे तो उसको धीरे धीरे एक एरिया बढ़ाते रहते हैं हम लोग, एक गोला बना के, जैसे कुछ संख्या अपने एक संख्या है, क्योंकि छोटा बच्चा है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ाते रहते हैं। हर किसान का ये उद्देश्य होता है कि जब वो कोई भी कारोबार करे या किसी प्रकार का काम करे तो उस कार्य से उसकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होगा, उसकी आय में कितना फायदा होगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए राकेश प्रताप मल ने यह कार्य शुरू किया। इस कार्य को शुरू करने में उनको ढेर सारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञता भी प्राप्त की होगी। ये जो अंडा वाला है यही की चुज्जा हमारा, ये एक दिन कहला तब वहाँ से चली आवल है कि हमन के पालल जाला। 20 हफ्ता जब पालल जाई, सुई दवाई दे के दाना वाना खिया के, तब ये ओमन जहाँ अंडा देवे लायक होला है। एमन के 9-10 दिन सुई लगला, पहले दिने, तीसरे दिने, 5वें दिने, 7वें दिने इनका एक दिन चोच काटल जाला एमन, तब ओमन भेजल जाला। अच्छा, जैसे बात होनी चोच काटे, चोच काहे काटल जाला इनका? चोच अगर नहीं काटल जाए तो चोच बढ़ जाती, दाना नहीं खा पाई हैं, कहें कि इनके रहे लगभग 1.5 साल 2 साल जियत, और चोच बढ़त चल जाला तो खा नहीं पाई, जी नहीं पाई हैं, इन आदि चोच काटे के पड़ला। बाकी इनके देख रेख खातिर का व्यवस्था करे नहीं? एक देख रेख खातिर तो दाना है, टीका है, पानी है, समय समय दवाई दिहल जाला। बाकी डॉक्टर लोग को बीमारी आवेले, कौन दिक्कत आवेले, डॉक्टर लोग आके सलाह देला, वैसे हमन कइल जाला। लेयर पालन का यह कार्य थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जब इस कार्य में किसान खुद को जोड़ लेता है तो उसके लाभ के अवसर हर बार बढ़ते जाते हैं। एक तो अंडे का उत्पादन और अंडे की बिक्री, और फिर उसके बाद वो मुर्गियां जो अब अंडा देने योग्य नहीं हैं, उसकी बिक्री बाजार में मांस के लिए। तो इस तरह से देखिए किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इस कार्य को अपनाकर अपनी आर्थिक दृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ाया आपके इस किसान साथी ने। तो देखा आपने किस तरह आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन कर सफलता हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। इसी के साथ खेत खलियान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।